मेरा अपना रुझान है कि लड़कियां किसी भी तरह शिक्षा से वंचित ना रहें और ये मेरे काम का हिस्सा भी बन गया है। तो इसलिए मैं उनके साथ में जुड़ के कर रही थी, और जब ये कर रही थी तो महसूस करती थी कि खुद स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता होगा, और जबकि वो स्टूडेंट्स ग्रामीण से आते हैं जो पहली बार शहर में अपने दाखिले के लिए आए हैं, उस दौरान वो कितना कई बार बहुत निगेटिव अनुभवों से वापस भी जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ यूथ एंड करंट सिनेरियो। आज हमारे साथ हैं सबा हमारी काफ़ी पुरानी दोस्त है, काफ़ी अच्छी दोस्त हैं। इनके साथ हम लोगों ने कई सारे अच्छे काम किए हैं और ये काम करती हैं एजुकेशन फील्ड में। इनके साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं यूथ एंड एजुकेशन में हम लोग बात करेंगे, स्पेशली हर्डल्स के ऊपर बात करेंगे, परेशानी के ऊपर बात करेंगे कि रूरल एरिया में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं किसी भी एक स्टूडेंट के ज़िंदगी के अंदर, निजी ज़िंदगी हो या फिर उसकी स्टडी लाइफ हो, उनके अंदर जो परेशानियां आती हैं और वो कैसे फेस करते हैं। रूरल में क्या परेशानियां आ सकती हैं और अर्बन में क्या परेशानियां आ सकती हैं, इन दोनों में क्या क्या, यानी शहरी ज़िंदगी में जो स्टूडेंट्स रहते हैं शहर में उनकी ज़िंदगी में क्या परेशानियां आ सकती है और एक गांव में रहने वाला स्टूडेंट उसकी ज़िंदगी में क्या परेशानी आ सकती है। हम इनसे और ज़्यादा जानने की अगर कोशिश करेंगे तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आगे कि स्पेशली गर्ल्स को क्या परेशानियाँ आती है, लड़कियों को स्पेशली क्या परेशानियाँ आती हैं एजुकेशन फील्ड में स्टडी करते वक्त। इससे पहले जो हमारा रस्म है वो उसको पूरा कर लेते हैं। इनसे हम इन्हीं की ज़बानी एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जान लेते हैं कि ये क्या क्या काम कर रही हैं। उसके बाद हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो सबा, बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। थोड़ा थोड़ा टाइम चलता रहा लेकिन फाइनली मिल गया आज वक्त। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आपका जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने काम के बारे में आप बताएं और उसके बाद हम लोग सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे। आपके सभी दोस्तों को सलाम और जिंदाबाद। मेरा नाम सबा है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और पिछले 12-13 सालों से बहुत अलग अलग तरीक़ों से भोपाल के और मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों के आदिवासी इलाकों में और अलग अलग तरह के बस्तियों में, शहरी बस्तियों में, मज़दूर बस्तियों में, ख़ास तौर पे बच्चों की और युवाओं की शिक्षा को लेके हमने काम किया है। कुछ थोड़ा वक्त हमने सरकारी स्कूलों के साथ भोपाल के कुछ क्लस्टर में और भोपाल के अलावा आसपास के कुछ क्लस्टर में भी काम किया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन पर इनका काम है। क्वालिटी हम भी कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की, वो सबा बहुत ज़मीनी लेवल पर इन्होंने महसूस किया है। अब हम शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सबा, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है, जैसे शहरी ज़िंदगी में और गांव की ज़िंदगी में, देहात की ज़िंदगी में, क्योंकि भारत हमारा गांव का देश है, तो गांव की ज़िंदगी में, गांव में जाहिर सी बात है और ज़्यादा लोग रहते हैं शहर के मुकाबले अपने भारत में, और वहाँ पर जो है जैसे हम लोग देखते हैं कि निजी ज़िंदगी के भी बहुत सारे मुहैया नहीं हो पाते हैं जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं। तो एक एजुकेशन लेने वाले एक स्टूडेंट के लाइफ में ऐसी क्या परेशानियाँ आती हैं? अगर नॉर्मल हम बात करें कि एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, शहर में क्या परेशानी आती है और गाँव में क्या परेशानी आती है? ये पहला सवाल है मेरा। मैं जो अपने अनुभव रहे हैं उनके साथ में ही बताना चाहूँगी कि जब हम भोपाल के आसपास के ज़िलों में जब काम कर रहे थे और 6 महीने पहले मैंने ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षा के काम को वापस शहरों की तरफ आना शुरू किया और मैंने 6 महीने पहले उस काम को रोक दिया। तो हम बेरसिया के आसपास के गाँव में काम कर रहे थे, हम राजगढ़ ज़िले में काम कर रहे थे, हम काम कर रहे थे सीहोर ज़िले में और सीहोर के पास के गांव में, भोपाल ज़िले के छोटे छोटे गांव में काम कर रहे थे। तो ख़ास तौर पे वहाँ हम बेड़िया बाछड़ा कम्युनिटी के साथ में काम कर रहे थे। बेड़िया रायसेन ज़िले में आने वाले अलग अलग छोटे छोटे गांव में काम कर रहे थे। और बेड़िया और बाछड़ा कम्युनिटी के बारे में बात करें तो ये आज़ादी के पहले से ये महिलाएँ प्रोफेशन एक कहे कि प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन से जुड़ी रही हैं। अच्छा। और जब आप इस तरह के प्रोफेशन से ग्रामीण में रहते हुए जब आते हैं तो एक तो ग्रामीण होना और इस तरह के प्रोफेशन में होना और उन बच्चों के लिए गांव के स्कूलों में जगह होना या शहरों में आके पढ़ने की जद्दोजहद करना, ये बहुत अलग तरह की चुनौती है। उसके जस्ट पहले मैं जिन बच्चों के साथ में काम कर रही थी वो पारधी समुदाय के बच्चे थे जो भोपाल के आसपास के अलग अलग ज़िलों से आते हैं। हमने कंजर समुदाय के बच्चों की शिक्षा से जुड़ी ज़िंदगी और उनकी शिक्षा की अलग अलग चुनौतियों की कहानियों को जाना, उनके समझने की कोशिश की और
बेड़िया है, कंजर है, पारदी है, गोंड है, नट है, ये जो मध्य प्रदेश को कहते हैं कि बहुत बहुल आदिवासी क्षेत्र भी मध्य प्रदेश रहा है। और क्योंकि हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो भोपाल में भी बड़ी तादाद में आदिवासी अलग अलग भोपाल की बस्तियों में ये सब आदिवासी निवास कर रहे हैं। तो ये जो ट्राइब्स हैं इनका स्कूलों के अंदर शिक्षा को लेके जो संघर्ष है वो आज भी बहुत अलग तरह का है, जो बहुत हमें दिखाई नहीं देता है, या हम कहें कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। ग्रामीण की बात तो बिल्कुल करेंगे ही, लेकिन भोपाल के अंदर भी बात करें, मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े स्कूल्स हैं, और अभी तो सीएम राइज स्कूल्स भी हैं, तो ज़रूर बहुत फैसिलिटी होगी। डेफिनेटली सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है तमाम फैसिलिटीज़ लाने की, लेकिन अभी भी गोंड समुदाय का जो भाषा है उस भाषा या कहें कि उनके परिवेश से जुड़ता हुआ कैरिकुलम के अंदर कहीं पे भी कोई कंटेंट बच्चों को अपने परिवेश से जुड़ता हुआ मिलता नहीं है, या उनकी भाषा की स्वीकार्यता स्कूल के किसी क्लासरूम में नहीं होती है। या गोंडी कम्युनिटी के बच्चों को अगर आपस में बात करनी है और वो गोंडी में बात करते हैं तो तब स्कूल के बाकी बच्चों का या टीचर्स का जो रिएक्शन होता है वो एक दायरा पैदा करता है। अगर साथ एक और बात जोड़ना चाहूँगी कि आपने कहा कि हमारा भारत तमाम ग्रामीण से बना हुआ है, तो मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारा ग्रामीण अभी शहरों में पहुंच गया है। तो शहर गांव में पहुंच गए हैं या गांव शहर में आ गए, वो फर्क करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्योंकि हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चुनौती कि उनकी अपनी ज़बान स्कूल और पाठ्यक्रम में कहाँ है, वो एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। उनकी भाषा का सवाल, पाठ्यक्रम में उनकी भाषा की किताबों को कितना शामिल किया गया है, उनकी भाषा को किताबों में कितना लाया गया है, शब्दों में कितना लाया गया है, पढ़ाने के तरीकों में कितना शामिल किया गया है, वो आज भी उन बच्चों के लिए चुनौती है। मुझे याद आ रहा है कि 6 महीने पहले तक हम जिन गाँव में काम कर रहे थे, ज़्यादातर तो काफ़ी कुछ गाँव में ऐसा भी है कि 5वीं तक स्कूल है, 8वीं तक स्कूल है। अगर हायर एजुकेशन से जुड़ना है तो उनको गाँव छोड़ के शहर की तरफ आना ही पड़ेगा। जिन गाँव में मेरा जाना हो रहा था वहाँ से उन गांव से बच्चों को हमने भोपाल में लाने का भोपाल में लाकर हॉस्टल में उनको जगह दिलवाना और फिर उनका पढ़ाई शुरू करवाना, ये एक काम के हिस्से से जुड़ी रही हूँ मैं। तो भोपाल में उन बच्चों के लिए अगर 4 अलग अलग ज़िले से बच्चे आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे मेरा जो ख़ास फोकस था कि हम लड़कियों को भोपाल के हॉस्टल्स में ला पाएँ, तो उनको शहरों के हॉस्टल तक लाना, और अगर 4 अलग अलग ज़िले से लड़कियां आ रही हैं तो हॉस्टल में सीट कितनी है। आप देखिए कि पूरा मध्य प्रदेश के इतने सारे ज़िलों से जो भोपाल के आसपास के ज़िले हैं वहाँ सब जगह से लड़कियाँ आ रही हैं हायर एजुकेशन में 9 to 12 में जाने के लिए। और सीट जो अभी ये मई का महीना चल रहा है, तो आप देखिए कि अप्रैल से शुरू हो जाता है हॉस्टल में भर्ती होना, तो वो एक इतनी बच्चों के लिए इतनी जद्दोजहद है कि हॉस्टल में उनको सीट मिल पाए, और वो वहाँ पे कई बार वो परसेंटेज का मामला हो जाता है, और जब बच्चे गांव से पढ़ के आते हैं तो उतना हाई परसेंटेज नहीं होते हैं जिसके आधार पे भी हॉस्टल में एडमिशन मिलता है। तो पिछले 2 सालों में जो मैंने महसूस किया वो बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए कि अभी बच्चों को ये हॉस्टल नहीं मिला है, तो फिर हम मतलब मेरा अपना ये तजुर्बा रहा है पिछले साल कि हम एक बच्चे के लिए 4 हॉस्टल में फॉर्म भर रहे होते थे कि यहाँ पे कट ऑफ कितने में जाएगा, यहाँ पे कितने में जाएगा, किस हॉस्टल में कौन से बच्चे को सीट मिल पाएगी। तो मेरा अपना रुझान है कि लड़कियां किसी भी तरह शिक्षा से वंचित ना रहें, और ये मेरे काम का हिस्सा भी बन गया है। तो इसलिए मैं उनके साथ में जुड़ के कर रही थी, और जब ये कर रही थी तो महसूस करती थी कि खुद स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता होगा, और जबकि वो स्टूडेंट्स ग्रामीण से आते हैं जो पहली बार शहर में अपने दाखिले के लिए आए हैं, उस दौरान वो कितना कई बार बहुत निगेटिव अनुभवों से वापस भी जाते हैं। अंदर चुनौतियां हैं कि हॉस्टल्स उनके गांव में क्यों नहीं हैं, या फिर हायर एजुकेशन के स्कूल्स उनके गांव में क्यों नहीं है, बिल्कुल आसपास के गांव में क्यों नहीं है, उनको क्यों 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर आके रहना पड़ रहा है ये। और जबकि हम कह रहे हैं कि भारत की तस्वीर बदल रही है और शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना विकास कर रहे हैं, लेकिन वो विकास के रास्ते में ये जो चुनौतियां हैं वो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
तो इस फिक्र के साथ भी हम ये सब काम से जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसको खोला है। अच्छा, इसमें एक और सवाल मैं जोड़ता हूँ। तो लड़कियों की एजुकेशन की बात करें तो शहर में ये परेशानी होती है कि कौन सा कॉलेज, जस्ट जहाँ तक हम लोग देख पाए हैं कि शहर में कौन सा कॉलेज, तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉलेज ढूंढा जाता है, नहीं मिलता है तो कोई ऐसा कॉलेज जो नज़दीक, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कोई नज़दीक सा कॉलेज मिल जाए। अब ये जो है, ये नज़दीक सा कॉलेज भले ही बहुत घटिया हो, पढ़ाई नहीं होती हो या जैसे तैसे चल रहा हो, ठीक है, ये कह रहे हैं, लेकिन गर्ल्स को उस नज़दीकी कॉलेज में डाल दिया जाता है। अगर हम बात करें वहीं पर बॉयज़ की, लड़कों की बात करें तो वो किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं अगर हम लोग देखें। तो मेरा सवाल ये है कि ये एजुकेशन पर, शिक्षा पर किस तरह से असर करता है? बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है। आपके सवाल को मैंने अनुभव किया है बिल्कुल पिछले साल ही। कई सारी लड़कियां थी हमारी जो बेरसिया से थी, और बेरसिया के रहने वाले पेरेंट्स को लगता था कि करोत DIG बेंगलोर एरिया में जो सरकारी कॉलेज हैं, क्योंकि वो बेरसिया सड़क से जुड़ते हैं, तो उस एरिया में उनके बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। और हम कोशिश करते थे कि सरोजनी नायडू तक भी जाना चाहिए, हम कोशिश करते थे कि MLB तक भी जाना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि बेरसिया से बिलोंग करते हैं तो वो MLB तक भी नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि DIG बेंगलोर के पास में जो कॉलेज है वहीं पे उनको जाना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स की ज़िद की वजह से लड़कियों ने वहाँ भी एडमिशन लिया, और ये समझ में आया हमें कि लड़कियाँ जो पढ़ रही थी, एक साल बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं तो लॉ करना चाहती थी, लेकिन BA कर रही थी। एक और लड़की जो लॉ करना चाहती थी वो BCom कर रही थी। तो दो तरह की चीज़ें हैं। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि लड़कों के लिए आप अपनी मर्जी से कॉलेज चुन सकते हैं, बिल्कुल ही। और तो पेरेंट्स के जो बातचीत थी मैं उसको शेयर करूंगी, तो इस अनुभव से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि पेरेंट्स का ये भी कहना होता था कि बेरसिया से जो 2 लड़कियां आ रही हैं, तो वो 2 लड़कियां जिस हॉस्टल में रहेंगी या जिस कॉलेज में पढ़ेंगी, तो हमारे गांव की बाकी लड़कियां भी, जहाँ पे बेरसिया की और लड़कियां जा रही हैं, वहाँ पे हमारी लड़की भी जाएगी। अभी एक ही कॉलेज जो जहाँ पे लड़कियां BCom कर रही हैं, सारी लड़कियां BCom नहीं कर रही। किसी लड़की को लॉ पढ़ना है, किसी लड़की को BSc करनी है, लेकिन पेरेंट्स की जो मानसिकता है वो इस तरह की है कि एक तरफ के कॉलेज में जाना है। तो पेरेंट्स कितना समझते हैं कि उनके बच्चे अपने करियर को कैसे देखते हैं, उनके बच्चों का पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है, उनके बच्चों की ये पढ़ाई आगे कहाँ ले जाती है, उनके करियर में कैसे मदद करता है सब्जेक्ट का चुनाव। तो ये सब बातों से बहुत बेखबर हैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स। और बच्चे भी 12th और ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, ग्रेजुएशन में दाखिला लेने आते हैं, लेकिन इसकी बहुत क्लियरिटी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं करियर काउंसलिंग और सिर्फ बच्चों तक ही सीमित रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स के साथ भी इसके बारे में एक बार ज़रूर बात करने की ज़रूरत, उनको भी पता हो कि मेरा बच्चा ग्रेजुएशन में क्या करने जा रहा है। कई बार पेरेंट्स को ये भी हमने तजुर्बा किया कि बच्चे 5 साल तक पेरेंट्स को बता रहे हैं, कुछ लड़कों ने बताया कि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता है कि 3 साल में उनका ग्रेजुएशन हो गया है, या मेरे बच्चे ने एग्जाम छोड़ दिए हैं तो उसको बैक की वजह से 4 साल तक पढ़ाई करनी पड़ी है। तो इस तरह की सिचुएशन भी होती है। तो अगर करियर काउंसलिंग में पेरेंट्स के साथ भी एक बेसिक बातचीत होगी तो उनको भी काफ़ी क्लियरिटी होगी। और दूसरा कि आप ये जो जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल जेंडर के एस्पेक्ट से तो है ही कि कैसे पेरेंट्स इसको ये देखते हैं कि लड़कियों के लिए सहूलियत का नज़रिया जो पेरेंट्स का है वो सहूलियत है या सुरक्षा का डर है, जिसकी वजह से वो लड़कियों को की शिक्षा को बहुत सीमित दायरे में देखते हैं। तो इसका असर सीधा लड़कियों के करियर पे पड़ता है। जी, स्टूडेंट्स के केस मिलते हैं कि वो बोल देते हैं घर पे कि इतना रुपये खर्चा हो रहा है, लेकिन जब आता है यहाँ पर तो उसी स्टूडेंट्स ने कॉलेज में मंगाए हुए हैं 30,000 की अगर फ़ी है तो वो मंगाएगा 40,000, 10,000 रुपये का या तो अपना पूरा एकदम पोशाक पे खर्च करेगा, या तो हेयर स्टाइल बनवाएगा, थोड़ी ब्लीचिंग करवाएगा, थोड़ा घूमेगा, थोड़ा फिरेगा, इस तरह से भी काम करते हैं। आपकी बात मैं सोच रही हूँ स्टूडेंट्स के नज़रिए से भी सोचने की ज़रूरत है कि ये जो पूरा शिक्षा का ग्लैमर है, चाहे वो कॉलेजेस हों चाहे वो स्कूल्स हों, उसमें आधुनिक ग्लैमर जिस तरह से रचा गया है कि स्टूडेंट्स के पास बाइक होना, स्टूडेंट्स पे स्कूल्स का भी कई दफ़ा प्रेशर होना कि उनका टिप टॉप ड्रेस होना पड़ेगा। तो और ख़ासतौर पे जब ग्रामीण से स्टूडेंट शहरों की तरफ आते हैं और वो शहरी स्टूडेंट को देखते हैं, तो जिस तरह की असुरक्षा
पैदा महसूस होती कर लेते है हैं। उसको हाँ, भी कहीं ना कहीं भरने के लिए बच्चे इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं जिसमें वो खुद को बेहतर दिखा पाएं। तो मुझे लगता है कि उस पे पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है, लेकिन बच्चों पे भी उसका प्रेशर, उस प्रेशर को कितना कम किया जा सकता है, या फिर कहें कि स्कूल और कॉलेजेस में भी उस माहौल को कैसे मिला जा सकता है, बराबर किया जा सकता है, लिमिट करना है, वो भी थोड़ा टीचर्स की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये हमारे प्रॉब्लम हो गया, यहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका अगर थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट भी हम लोग अगर सॉल्यूशन की बात करें थोड़ी बहुत, कि हमारे दिमाग में ये पॉइंट्स हैं, तो वो क्या हम लोग ऐड करना चाहेंगे? हर चीज़ का पूरा सॉल्यूशन तो होता नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला 2-3 पॉइंट अगर हम जोड़ना चाहें तो क्या जोड़ेंगे? एक चीज़ हम जो हमेशा सोचते हैं कि रास्ते निकालने की कोशिश करना। हमने ग्रामीण के बारे में बात की, थोड़ा पहले हम शहर के बारे में भी बात करते हैं कि हम जिस शहर से आते हैं, खुद इस भोपाल शहर में भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, खासतौर पे जो मार्जिनलाइज सेक्शन की जो लड़कियां हैं या लड़के भी, वो बहुत बड़ी तादाद में हायर एजुकेशन से ड्रॉप होते जा रहे हैं। ये चाहे भोपाल ज़िले की बात हो, चाहे सागर ज़िले की बात हो, या इंदौर जैसे ज़िले की बात हो। उसके पीछे क्या कारण है वो तो ठीक से मैं नहीं कह सकती हूँ कि बेरोज़गारी बड़ा कारण है या फिर कम उम्र में बच्चों का काम में लग जाना बड़ा कारण है, ये मैं ठीक से नहीं बता सकती हूँ। लेकिन ये बहुत साफ नज़र आ रहा है कि कोविड के बाद से तो बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों ने और लड़कों ने भी स्कूल से, हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट हुए हैं, और एडमिशन की दर जो काफ़ी कम हुई है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके मुझे लगता है कि हमें बहुत उम्मीद थी कि आरटी के आने के बाद भी, और साथ में जो सरकारी स्कूलों के साथ अलग अलग तरह की देश भर में संस्थाओं ने काम करना शुरू किया था, चाहे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का काम हो, चाहे शिक्षा को विस्तार देने का काम हो, चाहे स्कूल्स में अलग अलग तरह का पेरेंट्स के इंटरवेंशन को जोड़ने का एक काम शुरू हुआ था। लेकिन अभी जब एनईपी आने के बाद खास तौर पे जिस तरह से स्कूल्स को मर्ज करना शुरू किया है, तो वो एक बड़ा चुनौती जो थी भारत के स्कूलों में, उसमें अभी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में जो उभर के आई है वो है स्कूलों का मर्ज होना। जैसे मैं भोपाल के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कि काजी कैंप से लगाकर करोद के बीच में तक 12वीं तक का अगर एक बड़ा स्कूल है तो उसके आसपास 40,000 की आबादी के बीच में एक स्कूल है। या मैं कहूँ कि बाग परत अफजा बोगदा पुल से लेके और जहांगीराबाद तक फिर से वापस 40-50 हज़ार आबादी के बीच में एक बड़ा स्कूल है। तो इतनी बड़ी आबादी एक स्कूल पे अगर निर्भर करती है तो आप सोचिए कि, और ये सब ऐसे सेक्शन के लोग हैं जो बहुत प्राइवेट स्कूल अपनी हदों को पार करते हुए कोशिश करते हैं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल में डालने की, लेकिन बहुत हद तक वो हायर एजुकेशन की फीस भरना बहुत पॉसिबल ही नहीं है पेरेंट्स के लिए। तो हम सब सोच रहे हैं मिलके कि कैसे शिक्षा की चुनौतियों को पार किया जाए, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। हम जितना पार करने के बारे में सोच रहे हैं उसके बाद एक और चुनौती सामने आके खड़ी हो जा रही है। तो ये जो स्कूल सीएम राइज स्कूल जो अभी शुरू किए हैं, ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बेहतर व्यवस्थाएं, बेहतर कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन के बारे में बात है, लेकिन स्कूलों को मर्ज करने का जो जहाँ तक सवाल है वो एक चुनौती खड़ी करता है। और स्कूल कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि वंचित से वंचित तबके के पेरेंट्स और बच्चे प्राइवेट स्कूल पे, निजी स्कूलों का जो निजीकरण है वो बढ़ेगा, और जो गरीब से गरीब तबके की निर्भरता जो है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाएगी। और मुझे हमेशा लगता है कि हमें अपने सरकार के स्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य के संस्थान हमारी सरकार के हों, हमारे अपने सरकार के पाठ्यक्रम वहाँ पे हों। मजबूती से हम सरकारी संस्थानों को खड़ा करने में क्या सहयोग कर सकते हैं एज अ नागरिक, वो हमेशा हमारा प्रयास होता है।
और जिसमें आम जन का बहुत रुझान या कहें कि उनकी बहुत ये दिखाई नहीं देती है, या कहें कि जो आप भी बात कर रहे हैं बार बार कि पेरेंट्स की अवेयरनेस कितनी है। पेरेंट्स उतनी ताकत से नहीं कहते हैं कि हमको तो सरकारी स्कूल ही चाहिए। पेरेंट्स भी बहुत प्राइवेट स्कूल्स के जो ग्लेमर्स हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो उनका तौर तरीके हैं, उससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है भारतीय समाज को, हमारे ग्रामीण समाज को, हमारे शहरी पेरेंट्स को और बच्चों को कि वो इसके प्रति जागरूकता ज़रूर लाएं कि हमें हमारे शहर में, हमारे गांव में हमें सबसे ज़्यादा मजबूती से सरकारी स्कूलों की ज़रूरत है। हम शिक्षा को बिकने नहीं देंगे, शिक्षा के निजीकरण का पूरा विरोध करेंगे और उसके खिलाफ खड़े होकर सरकारी स्कूलों की मुहिम को कैसे तेज़ करें, इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेट स्कूल्स बनेंगे, उतना ज़्यादा बर्डन जो है वो माँ बाप के ऊपर आएगा और इससे ये होगा कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी वो नीचे चली जाएगी, ड्रॉप आउट होगी, नहीं पढ़ पाएगी, क्योंकि उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो पढ़ाई के फीस कौन देगा। तो हमें एकजुट होकर के ये सवाल उठाना पड़ेगा कि हमारे इन सब की बजाय सरकारी स्कूल को मजबूत किया जाए। ये बेहतर तरीका किया भी है, जैसे कि अपने दिल्ली सरकार ने किया है, एग्जाम्पल के तौर पर है कि स्कूल्स मजबूत किए जाएं, प्राइवेट के अलावा सरकारी स्कूल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे कि वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, उनका ड्रॉप आउट कम किया जाए, किसी भी तरीके से उनके अंदर घुस करके कम कराने की कोशिश की जाए, जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम आता है उसको सोल्व किया जाए। और जो अपना सिलेबस है वो बहुत अच्छा है, उसको किस तरह अप्लाई किया जा सकता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो आप सिलेबस की बात कर रहे हैं वो हम थोड़ा पहले भी बात कर रहे थे कि कैसे बाकी ज़बानों को भी शामिल किया जाना चाहिए, स्थानीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना शुरू किया जाना चाहिए। स्कूल्स में आजकल स्कूल्स में जर्मन, फ्रांस, रशिया ये सिखाई जाती हैं, तो जब फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जा सकती है तो अपने यहाँ की लैंग्वेज उन स्टूडेंट्स को जो वो खुद जानते हैं, तो उनको उनके पाठ्यक्रम उनके हिसाब से अगर उन्हीं के लिए लागू कर दिया जाए, वो भी जुड़ेंगे और अपने भाषा से जुड़ेंगे और भाषा के फिर उसी पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे, फिर वो स्टडी से जुड़ेंगे। बिल्कुल ही, मतलब कभी भी हम अगर मैं जिस परिवेश से आती हूँ और पूरी किताब में कहीं भी मेरी ज़बान का या मेरे परिवेश का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है, एग्जाम्पल किसी और ही जगह से आता है, तो वो उस किताब के साथ मुझे कभी जोड़ता नहीं है। ये सॉल्यूशन का पार्ट हो सकता है जो हम लोगों ने अभी बात की। बेहतर बात बताइए आपने। अब जाते जाते हम लोग जो है बस ये जानना चाहेंगे कि सब आपने बहुत सारे काम किए हैं, तो अगर आपसे कोई कुछ सीखना चाहता है या आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है या इस फील्ड में कुछ जानना चाहता है, तो आपसे कहाँ जुड़ सकता है और कैसे जुड़ सकता है? आप कभी भी मतलब इस फील्ड से मतलब नहीं है, आपको जब भी लगता है हमेशा आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास कांटेक्ट भी है। और हमारा ग्रुप है सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख ओपन लाइब्रेरीज़ हैं, तो भोपाल में अलग अलग वंचित बस्तियों में हमारे ऐसे ओपन 11 लाइब्रेरीज़ हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले आपका सवाल था कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो सॉल्यूशन जैसा तो नहीं है, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि तमाम लोग, सरकारें इतना प्रयास कर रही हैं, हम भी एक बहुत छोटे से प्रयास में जुड़ते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भोपाल के ख़ास तौर पे शहरी क्षेत्र की जो लड़कियां ख़ास तौर पे ड्रॉप आउट हुई हैं हायर एजुकेशन में, उनको वापस से सरकारी स्कूल और कॉलेज से जोड़ने का एक काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख हायर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके ज़रिए हम कोशिश इसमें हमें ये समझ आया लास्ट दोनों कोविड के बाद में कि कई लड़कियों ने 11वीं में, 12वीं में, कॉलेज में इसलिए एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वो साल का सिर्फ 1800 रुपये या 2400 रुपये फ़ीस जमा करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी, जिसके बाद हमें लगा कि इतने छोटे अमाउंट के लिए पूरा पढ़ाई को ड्रॉप कर देना ये तरीका नहीं हो सकता है। तो 2 साल पहले हमने ये हायर एजुकेशन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। तो आपको या आपके आसपास कहीं भी आपको इस तरह के बच्चे दिखते हैं जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, ख़ासतौर पे लड़कियाँ, एक फ़ीस की वजह से, तो भी आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और आपको लगता है कि इस तरह के किसी हमारे पास हम कुछ जानते हैं ऐसा नहीं है, या बहुत ठोस मालूमात है हमें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें हरदम हम बच्चों के बीच में होते हैं और ख़ास तौर पे वंचित तबकों के बीच में होते हैं, तो अगर लगता है कि उनके बारे में हमें मिलके कुछ सोचना है या मिलके कुछ बातें करनी है, तो हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल।
चलिए, बेहतरीन बात। तो आपके परमिशन से आपके किसी भी सोशल मीडिया का अगर अकाउंट आप परमिशन देंगे तो हम आपका शेयर कर देंगे। कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आपसे वहाँ कांटेक्ट कर लेगा। चलिए, तो फिर ये थी हमारे साथ सबा, जो कि आपको एजुकेशन फील्ड के बारे में बहुत सारी बातें बता रही थी। स्टडी के हर्डल्स बता रही हैं, स्टडी के हर्डल्स का सॉल्यूशन बता रही हैं, और किस तरह से काम किया जा सकता है। सरकारें और सिटीजन्स एक दूसरे से मिल करके किस तरह से काम कर सकते हैं, और हम और आप एक दूसरे से मिल करके किस तरह से काम कर सकते हैं। उन्होंने बड़े विस्तार से बताया, बड़ा एलॉबरेट करके बताया। बहुत बेहतरीन और बहुत कीमती बातें हुई। अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी अगले यूथ के साथ जो अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहा है या कर रही है। आप किसी को जानते हैं तो हम तक उन्हें और उन्हें हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जो बातें निकलेंगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबा का एक बार फिर से शुक्रिया। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।